हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आकाश शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सिविल माइंड्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम सीजीपीएससी के मेंस का पेपर नंबर 7 उसमें है हमारा छत्तीसगढ़ का एक्ट। उस एक्ट पर आधारित कुछ वीडियो लेक्चर्स हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ये हमारे डेमो लेक्चर्स रहेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी नियम 2007। ठीक है, इस अधिनियम को वन अधिकारों की मान्यता, वन अधिकारों की मान्यता भी कहा जाता है। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट रेसिडेंट रूल्स 2007 का ये अधिनियम है। ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे सिलेबस में ये शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा सबसे पहले भूमिका क्या रहेगा? वन अधिकारों की मान्यता। वन अधिकार किसको दिया जाएगा? आपको, हमको, या फिर वन में रहने वाले लोगों को? तो ऑप्शन इसका तीसरा रहेगा, यानी कि जो वन में रह रहे हैं, पहले से जो रह रहे हैं, उनको वन अधिकार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जैसे हम अगर स्टार्ट करें कि अगर भूमिका हम कैसे लिखें, पहली बात यह है कि वन में रहने वाले लोगों का हमको जीवन स्तर उठाना है। दूसरा, जो वनोत्पाद है, ठीक है, वनोत्पाद जो है उसका संग्रहण करना, उसका उपभोग करना और उससे आर्थिक लाभ प्राप्त करना। तीसरा क्या है? रूढ़िगत कृषि, यानी जो परंपरागत कृषि है, ठीक है, जो कई सालों से करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, उसको हमको क्या करना है? प्रमोट करना है। तो अधिकार में हम, तो इसमें हम भूमिका जब बनाएंगे तो क्या बना सकते हैं? वन क्षेत्र के भीतर रहने वाले, ठीक है, वन क्षेत्र के भीतर रहने वाले वनवासियों, ठीक है, के जीवन स्तर में सुधार हेतु, ठीक है, हेतु वनोत्पाद के प्रबंधन, मतलब इसमें वनोत्पाद के उपभोग एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु इस अधिनियम को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत रूढ़िगत कृषि को बढ़ावा दिया जाना बताया गया है। ठीक है, मतलब इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। रूढ़िगत कृषि यानी देखिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच रहा है जनजातियों का, जो ऑलरेडी वन में रह रहे हैं सदियों से, आदिकाल से, उनका जो अप्रोच है उसको हमको क्या करना है? संरक्षित करना है। ठीक है, इसके अंतर्गत टोटल 6 चैप्टर्स हैं और 14 सेक्शन हैं, 14 धाराएं हैं। देखिए, हम जो पेपर देने वाले हैं सीजीपीएससी मेंस का, जो आप पेपर देंगे, ये हमारा जनरल स्टडीज का पार्ट है। हमारा आईपीसी कानून या फिर लॉ का पेपर तो है नहीं, तो इसमें हमको बार बार धारा 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 अध्याय अध्याय नहीं करना है। ठीक है, हमको जनरल अप्रोच लगाना है, इस अधिनियम को हमको समझाना है सामने वाले को सामान्य शब्दों में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या रहेगा। देखिए, टोटल इसमें कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं। तो पहला अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं, ये है आपका प्रारंभिक। किसी भी अधिनियम का जो पहला अध्याय जो होता है वो प्रारंभिक होता है। इसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ कहा जाता है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। संक्षिप्त नाम वही होगा, ठीक है, जो पहले हमने देखा है। ये आपका क्या होगा? संक्षिप्त नाम होगा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी नियम 2007। ठीक है, ये क्या होगा? इसका संक्षिप्त नाम होगा। विस्तार कहाँ है? तो पूरे छत्तीसगढ़ में लागू है। प्रारंभ कब से? तो 2007 से प्रारंभ माना जाएगा। ठीक है, धारा 2 जो है परिभाषा है। यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं मुख्य परीक्षा को लेकर के। ठीक है, देखते हैं। धारा 2 में परिभाषा के अंतर्गत सबसे पहले बताया गया वन भूमि। ठीक है, वन भूमि से आशय क्या है? वन भूमि अगर आप देखें तो इसमें आपके पास आरक्षित वन आते हैं। ठीक है, आरक्षित वन आते हैं, संरक्षित वन आते हैं, आरक्षित वन आते हैं, संरक्षित वन आते हैं, आपके राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, अभयारण्य आते हैं। ठीक है, यानी सच में जहां पर वन है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभयारण्य आप मान के चलें, ठीक है, तो जहां पर सच में आपका वन उपस्थित है उसे कहा जाता है वन भूमि। ठीक है, वन भूमि कहा गया है। दूसरा जो पॉइंट है, वनवासी अनुसूचित जनजाति। ठीक है, वनवासी अनुसूचित जनजाति। महात्मा गांधी जी ने कॉन्सेप्ट दिया था हरिजन और गिरिजन का। ठीक है, जो समतल मैदान में रहते हैं
उन्हें हरिजन कहा गया था, और जो पहाड़ों पे रहते हैं यानी गिरी पर्वत पर रहते हैं उन्हें गिरिजन कहा गया था। ठीक है, तो यह जो है ये गिरिजन पर आधारित है अधिनियम। गिरिजन यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं ये पहाड़ों पर निवास करते हैं। ठीक है, तो वनवासी अनुसूचित जनजाति, वन में निवास करने वाले एसटी जनजाति के बारे में यहां पर बताया गया है। ठीक है, तो वन में निवास करने वाले एसटी जनजाति को यहां पर बताया गया है कि केवल ये अधिनियम वन में रहने वाले एसटी पर ही आधारित रहेगा। अगला जो पॉइंट है आपका क्या है, सामुदायिक वन संसाधन। ठीक है, पहले हम समझे कि वन संसाधन क्या है। वन संसाधन मतलब क्या है, वन जो उत्पाद होते हैं, ठीक है, वो सभी वन संसाधन हैं। वन के भीतर जो भी आप चीज देख सकते हैं, जो आपके वन के भीतर, जैसे नदी है, ठीक है, नदी भी एक संसाधन है, पेड़ है वो भी एक संसाधन है, फल है वो भी एक संसाधन है। इसके अलावा जिसका हम व्यापार करते हैं वो भी वन संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, वन संसाधन होगा तो इस वन संसाधन का जिम्मेदारी वहां रहने वाले लोकल समुदाय, ठीक है, वहां रहने वाले लोकल समुदाय की जिम्मेदारी होगी। क्या? संरक्षण और संवर्धन। ठीक है, यानी वन में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वे वन संसाधनों का बैलेंस दोहन करें, समुचित दोहन करें और उसका संरक्षण करें, संवर्धन करें। ठीक है, ये यहां पर बात की गई है। अगला जो बताया गया है वो है वन ग्राम। ठीक है, फॉरेस्ट विलेज। देखिए, एक होता है राजस्व ग्राम, एक होता है वन ग्राम। जैसे वन क्षेत्र के भीतर आने वाले गांव को हम वन ग्राम में शामिल कर सकते हैं। मैंने कर सकते हैं क्यों बोला? क्योंकि वन क्षेत्र के भीतर बहुत सारे गांव हैं अभी भी जो वन ग्राम घोषित नहीं हुए हैं। वन ग्राम किसको बोलेंगे? जो वन क्षेत्र के भीतर में स्थित है, जो ग्राम स्थित है उसको हम बोलेंगे वन ग्राम। लेकिन अगर मान के चलिए ये ग्राम अगर वन क्षेत्र के भीतर में वन ग्राम की सूची में लिस्टेड नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो लिस्ट निकलता है उसमें अगर ये गांव जो है लिस्टेड नहीं है तो ये वन ग्राम नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सरकार प्रयास कर रही है कि हम वन ग्राम घोषित करते चलें, आप देख रहे होंगे। ठीक है, अगर मान के चलिए ये वन क्षेत्र है, इससे बाहर आपका एक गांव है, ठीक है, और ये एक गांव है, तो ये राजस्व ग्राम है। ठीक है, राजस्व ग्राम है, ये भी आपका राजस्व ग्राम हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि वन क्षेत्र के भीतर ये है क्या। अगर है तो इसे हमें प्रयास करना पड़ेगा कि इसे हम वन ग्राम घोषित करें। ठीक है, जैसे हम इसे वन ग्राम घोषित करते हैं ये अपने आप इस अधिनियम के अंतर्गत आ जाता है और यहाँ के रहने वाले एसटी लोगों को ये सारी जो अधिकार हैं, जितने भी अधिकार हैं, सब प्रदत्त हो जाते हैं। ठीक है, अगला जो है आपका क्या है? ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा जो है पंचायती राज अधिनियम जब आप पढ़ते हैं तो ग्राम सभा आप जानते हैं कि ग्राम सभा जो है वो गांव में निवास करने वाले लोगों से मिलकर के बनती है। लेकिन कुछ ऐसे बहुत छोटे गांव होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे गांव होते हैं जिसकी आबादी एकदम कम होती है, जिसे हम कहते हैं पाड़ा या टोला। ठीक है, तो पाड़ा और टोला से भी मिल करके ग्राम सभा बनाया जा सकता है। इस अधिनियम में ये समझेंगे। अगला जो है आपका आवास। ठीक है, आवास मतलब क्या है? आवास यानी जो उस जगह पर, आवास मतलब बेसिकली हम समझे तो घर, आवासी मतलब जो उस घर में निवास करता है। ठीक है, हम ऐसे निवासी की बात करेंगे, वन निवासी की बात करेंगे जिसका वन क्षेत्र के भीतर में घर है, राइट, घर है, तो उसे हम कहेंगे आवास या अकोमोडेशन। अगला जो है गौण वन उत्पाद। हम मुख्य रूप से बात करें तो देखिए वन उत्पाद दो प्रकार का होता है, एक होता है मुख्य वन उत्पाद, एक होता है गौण वन उत्पाद। मुख्य वन उत्पाद में आपके 6 प्रकार की लकड़ियां आती हैं, इमारती लकड़ियां। ठीक है, साल, साजा, खैर, शीशम और 2 और होता है। अगर आपको याद है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। ठीक है, इससे मैं आपको हिंट दे सकता हूं कि बहुत सारे फर्नीचर्स बनते हैं, इस लकड़ी की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप्स भी आती हैं, तो मैंने 4 बताया है। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है तो बाकी 2 के नाम अपने डिस्क्रिप्शन में, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा।
तो टोटल हमारे पास जो 6 उत्पाद है, 6 मुख्य उत्पाद है, उसको छोड़ करके वन उत्पाद गौण वन उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, आप अगर एक्सपीरियंस हैं तो फिर आप इसमें आंसर लिखेंगे। ठीक है, अगर आप न्यू कमर हैं तो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको इसका ब्रीफ डिटेल दे देंगे। नेक्स्ट पेज आ रहा है आपका अध्याय नंबर 2। देखिए आपका ये जो सेक्शन है ना, धारा 2, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं से प्रश्न बन सकता है कि सामुदायिक वन संसाधन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वन ग्राम किसे कहते हैं, गौण वन उत्पाद से क्या आशय है। ठीक है, वन भूमि क्या है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। राइट, आगे देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगला जो आपका अध्याय 2, वो अध्याय 1 था, ये अध्याय 2 है। अध्याय 2 में वन अधिकार की बात की गई है, वन अधिकारों की बात की गई है, यानी फॉरेस्ट राइट की बात की गई है। व्यक्तिगत या सामूहिक उपभोग को यहां पर समझाया गया है। इसमें भी मैंने कुछ बुलेट्स बनाए हैं जिसके बेसिस पे आप समझेंगे और इन वर्ड्स को अपने आंसर पे लिखेंगे तो और ज्यादा उत्तर जो है निखर करके आता है। ठीक है ना, व्यक्तिगत या सामूहिक उपभोग क्या है, ये अधिकार किसको है, वनवासियों को। तो वनवासियों को अधिकार है कि वो व्यक्तिगत उपभोग कर सके या सामूहिक उपभोग कर सके, किसका, वन उत्पाद का। ठीक है, दूसरा है राजस्व ग्राम में अधिसूचित हो या ना हो तो भी अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, देखिए ये अधिनियम 2007 का है, इसका 2012 में संशोधन किया गया था। 2012 संशोधन को हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन अभी यहां पर हम ये समझेंगे कि अगर वो राजस्व ग्राम में अधिसूचित हो या ना हो, ठीक है, अधिकार प्राप्त उसको होंगे, क्योंकि वो वन अधिकार के अंतर्गत वहां के निवासियों को मिलता है। मैंने क्या कहा कि अगर आप कोई एक वन क्षेत्र डिसाइड कर रहे हैं, इसमें कोई गांव है, इसे वन ग्राम घोषित नहीं किया गया है, तो ये राजस्व ग्राम होगा। राइट, ये मान के चलो ये राजस्व ग्राम है और ये आपका क्या है, वन ग्राम है। तो यहां पे लाइन में क्या लिखा है, राजस्व ग्राम में अधिसूचित हो या ना हो अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, वेदर नोटिफाइड इन रेवेन्यू विलेज और नॉट, राइट्स विल बी अवेलेबल। आगे देखते हैं सामुदायिक अधिकार। हम पिछले पेज पे देखे थे, वही चीज यहां पे भी है। ठीक है, समुदाय लोगों से मिलकर के जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, समुदाय। वहां के लोकल जो निवासी हैं, ठीक है, तो जो वहां जो समुदाय निवास कर रही हैं उनको क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। वही संरक्षण, संवर्धन, पुनरुद्धार भी कर सकते हैं। ठीक है, समुचित दोहन, संतुलित करना। देखिए इसमें सामुदायिक अधिकार में हम ये भी चीज समझ सकते हैं कि हमको ना बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। बैलेंस करना किसका सीखना पड़ेगा, प्रकृति और मानव के बीच में, प्रकृति और पर्यावरण के बीच में। ठीक है ना, हम सारी चीजों को लेकर के क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और ये बैलेंस जो है अधिकार इनको दिया गया है किस चीज का, कि वो वहां पर रह करके उस चीज को बैलेंस करे, उसका संरक्षण करे, संवर्धन करे। राइट, आगे देखते हैं गौण वन। गौण वन जो है ये इसका उपयोग कर सकते हैं, उपयोग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, वहां रहने वाले लोगों को, वन निवासियों को कृषि, मत्स्य पालन और चारागाह का भी अधिकार होगा। ठीक है, ये भाई लोकल वहां पे तो कई साल से कर रहे हैं, लेकिन उनको भाई अगर कोई मान के चलिए कोई अतिक्रमण करता है, ठीक है, या फिर वन क्षेत्र के भीतर रहकर कोई जबरदस्ती करता है, तो वहां गांव में रहने वाले लोग किसके पास जाएंगे, वहां लोकल लेवल में जो गवर्नेंस होगा उसके पास जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब आप किसी अधिनियम के तहत उन्हें अधिकार दे देते हैं तो वो लीगली स्ट्रांग हो जाते हैं, मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये तो काफी समय से चल रहा था, लेकिन इसे कानूनी रूप से अधिकार दे दिया गया। देखिए सोते तो आप भी हो, खाना तो आप भी खाते हो, लेकिन आपको खाने का तो अधिकार है ना, सोने का तो अधिकार है। इसी प्रकार से समझिएगा। आगे है वन संसाधनों का संरक्षण और समुचित दोहन, कंजर्वेशन और एप्रोप्रिएट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, आगे आपका जैव विविधता पर पहुंच, बायोडाइवर्सिटी एरिया। ठीक है,
जैव विविधता को हम क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी में अगर मान के चलो कोई वन क्षेत्र है, ठीक है, बायोडायवर्सिटी में वन क्षेत्र है, तो वन क्षेत्र में रहने वाले, बायोडायवर्सिटी हम किसको बोलेंगे? कोई वन क्षेत्र है, तो वन क्षेत्र के भीतर हमको किसका संरक्षण करना है? संरक्षण के मायनों पर ही हम बायोडायवर्सिटी किसी एक जगह को घोषित करते हैं, ठीक है। वहाँ पे जितने पेड़ है, ठीक है, पेड़ हो गया, वहाँ पे जितने पशु पक्षी हो गए, वहाँ का पानी हो गया, वहाँ का जो भी चट्टान पर्वत पहाड़ जो भी रहेगा, उसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे जो पौधे हैं, और उसके साथ साथ वहाँ रहने वाले लोग, इन सभी को मिलाओगे तो कहते हैं बायोडायवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी एरिया पे आप और हम इजीली ट्रेवल नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन वहां पर पहुंच का जो अधिकार है वो इनको दिया गया है, अनुसूचित जनजाति को, ठीक है। आगे देखते हैं, बौद्धिक संपदा एवं पारंपरिक ज्ञान। जनजातियां पीढ़ी दर पीढ़ी कई सालों से अपने पूर्वजों से बहुत सारी चीजें सीखती आ रही हैं, जो परंपराएं हैं, जो रिचुअल्स हैं, वो सबको मानती आ रही हैं, ठीक है, और मानने के साथ साथ वो समय के साथ साथ चीजों का उपयोग करना भी सीख चुकी हैं, ठीक है। तो इसे ही कहा जाता है बौद्धिक संपदा। तो उनके बौद्धिक संपदा का भी संरक्षण है, संरक्षण करने का अधिकार इसमें दिया गया है। साथ में जो पारंपरिक ज्ञान है, किसी भी चीज को पारंपरिक तरीके से क्या किया जाता है, ठीक है, इसका ज्ञान जो है आपका यहां पर अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब जैसे देखिए शादी जैसे होता है, समझिएगा, ठीक है। अब एक जनरल एग्जांपल है, इससे आप समझ सकते हैं। जैसे शादी होता है तो हल्दी जब लगाई जाती है, ठीक है, शादी में हल्दी लगाई जाती है, ये आपका बौद्धिक संपदा है। हल्दी लगाना एक नेंग है, ये एक बौद्धिक संपदा है। लेकिन पारंपरिक ज्ञान क्या है कि हल्दी को कब लगाना है? विदाई के बाद लगाना है कि जो विदाई के पहले लगाना है? समझ रहे हैं? ये पारंपरिक ज्ञान, यानी एक जो परंपरा बना हुआ है, एक जो प्रोसेस है, स्ट्रक्चर है, किस समय क्या करना है, इसे कहते हैं हम पारंपरिक ज्ञान। और पर्टिकुलर किसी चीज का ज्ञान होना, उसको हम बोलते हैं बौद्धिक संपदा, ठीक है। जैसे सीजीपीएससी में आप जैसे एंट्रेंस करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट हम पहले पढ़ाएं, ये है पारंपरिक ज्ञान। हम कुछ भी उठा के पढ़ा दे रहे हैं, ये हमारी बौद्धिक संपदा, राइट। आगे है आपका पुनर्वास। पुनर्वास में क्या है? रिहैबिलिटेशन। 13/12/2005 यानी 13 दिसंबर 2005, ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति 13 दिसंबर 2005 तक, ठीक है, मतलब इससे पहले भी ले सकते हैं, मतलब 2005 तक, 13 दिसंबर 2005 तक अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारण से, चाहे वो निजी हो चाहे जो भी हो, किसी भी कारण से वन क्षेत्र को छोड़ करके कहीं दूर चला गया हो खाने कमाने के लिए, लेकिन अगर वो वापस आना चाहता है तो उसे पुनर्वास का अधिकार होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1 जनवरी 2006 को छोड़ करके गया है तो उसे पुनर्वास का अधिकार नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2006, देखिए ये आपको तो ईयर चेंज हो गया, डेट भी आपका आगे बढ़ गया, तो इसको अधिकार नहीं होगा, इसको अधिकार होगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है अध्याय 3, वन अधिकारों की मान्यता, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट। धारा 4 में क्या क्या दिया है? वन अधिकारों की मान्यता एवं निहित होना। दो चीज है, वन अधिकार, ठीक है, वन अधिकारों की मान्यता। मान्य कब होगा? मान्य कब होगा? देखिए कोई भी चीज मान्य तब होता है ना जब तक उसका उल्लंघन ना किया जाए। इसको डबल परसेप्शन से समझिए। आगे क्या बोल रहे? निहित होना। निहित किस में होगा? वहां जो लोकल वनवासी है उनमें निहित होगा। क्या चीज? अधिकार। और जब अधिकार उनमें निहित होगा तो उस अधिकार को उन्हें मानना भी पड़ेगा, ठीक है। तो जब मानेंगे तो फिर कर्तव्य आएगा उनका। क्या क्या कर्तव्य है उसको बताया गया है अगले में, ठीक है। ड्यूटीज बताई गई है किसकी? जो वन में रहते हैं। पहला है भैया संरक्षण। देखिए वन, वन्य जीव, जल क्षेत्र, हॉटस्पॉट और बायोडायवर्सिटी, ठीक है, इस सब का क्या करना पड़ेगा? संरक्षण। अगला है विनाशकारी व्यवहार। अगर कोई चाहे, देखिए विनाशकारी व्यवहार में दो चीज समझिएगा। विनाशकारी व्यवहार अगर कोई थर्ड पर्सन जो है या फिर कोई भी है वो आपके नैसर्गिक या प्राकृतिक या फिर वहां पे रहने वाले लोगों के साथ में कुछ गलत व्यवहार करता है,
जिससे उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत पर चोट पहुंचती है। इसे कहा गया है विनाशकारी व्यवहार। तो विनाशकारी व्यवहार से बचाना है, सांस्कृतिक विरासत को बचाना है, प्राकृतिक विरासत को बचाना है। ठीक है, संसाधन तक पहुंच और संतुलन। अब ऐसा नहीं है कि कहीं पे उनको संसाधन मिला तो उसको पूरा खत्म कर दिए, ऐसा नहीं है। वो पहले अगर ये संसाधन, ये और ये टोटल 4 जगह इनको संसाधन मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि इस एक जगह को खत्म कर दे, बाकी तो 3 अपन बैलेंस करते चले, ऐसा नहीं। वो बैलेंस करेंगे दोहन में, ठीक है, उसको उपयोग करना है, उपभोग करना है, तो वो संतुलित करेंगे उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। जीव प्रकृति की प्रतिकूलता से सुरक्षा। जीव और प्रकृति दोनों की सुरक्षा करना है, किससे? प्रतिकूलता से। ठीक है, अगर कुछ भी चेंजेस अगर आता है, कुछ भी चेंजेस अगर आता है उनके वन क्षेत्र के भीतर में, ठीक है, तो उसको क्या करना है? उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराना है। तो इसका इंग्लिश में जो डिटेल है वो नीचे आपका दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सेक्शन भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगता है कि वन अधिकारों की मान्यता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और वन अधिकार धारकों के कर्तव्य बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राधिकारी एवं प्रक्रिया, धारा 6 बताता है, यानी कि अध्याय 4 में धारा 6 बताया गया प्राधिकारी एवं प्रक्रिया। प्राधिकारी मतलब है प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रक्रिया क्या है? अगर मान के चलिए कि आपके इस अधिनियम के अंतर्गत आप वन क्षेत्र में रहते हैं, वहां पे कुछ भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी प्रकार का विरोध अगर हो रहा है, विरोध या विद्रोह किसी प्रकार का चीज हो रहा है, तो आप डायरेक्टली जनजाति कल्याण अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप पत्र लिख सकते हैं, और अगर ये उपस्थित नहीं है तो आप आदिवासी विकास अतिरिक्त आयुक्त को लेटर लिख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ये प्रति, इसकी जो कॉपी है ना, इसकी जो प्रति है वो वन मंडल अधिकारी और कलेक्टर को जाएगी, जिला कलेक्टर को। ठीक है, तो आपकी जो भी दिक्कतें होती हैं, जो भी डिस्प्यूट होगी, उसका निराकरण ये अधिकारी करेंगे। इनको आपको लेटर भेजना पड़ेगा, इनको भेजोगे तो एक प्रति इनको और इनको भेजना पड़ेगा। अगर ये एब्सेंट है तो फिर आपको नीचे जाना पड़ेगा अतिरिक्त आयुक्त के पास में। ठीक है, तो ये आपको इंग्लिश में यहाँ पर फिर डिटेल लिखा हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे आ रहा आपका अध्याय 5, इसमें बताया गया है अपराध। ठीक है, धारा 7 क्या बता रहा है आपका? अपराध। अपराध में देखिए प्राधिकरण, ठीक है, देखिए एक होता है अभिकरण, एक होता है अधिकरण। ठीक है, ये क्या है आपका? प्राधिकरण, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर के बनने वाली एजेंसी को बोलते हैं हम क्या? प्राधिकरण। ठीक है, दूसरा है समिति सदस्य, समिति जो वन समिति सदस्य है, और तीसरा है आपका वहां का लोकल अधिकारी। ठीक है, अगर मान के चलो ये तीनों अपराध करते हैं, ठीक है, ये तीनों अगर अपराध करते हैं तो इनकी भी जो इनका भी जो कंप्लेन है, आप जो पीछे जो हम पढ़े हैं वहां पे आप कर सकते हैं। ठीक है, या तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। धारा 8 क्या है आपका? अपराधी का संज्ञान। ठीक है, अपराधी को हम संज्ञान में लेंगे, किस प्रकार से लेंगे समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति वन क्षेत्र के भीतर रह करके लाइसेंस लेता है, ठीक है, और संतुलित दोहन, समुचित दोहन का लाइसेंस वो लिया है और उस प्रकार से वो काम कर रहा है, लेकिन अगर वो लाइसेंस का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल की जेल या 25,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर मान के चलो वो शिकार करता है या फिर मांस की ट्रॉफी बनाता है तो उसे 3 साल से लेकर के 7 साल की सजा हो सकती है जेल में, और 25,000 रुपये होगा जुर्माना। दोनों नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, जैसे यहाँ दोनों लिखा है ना, यहाँ दोनों मत समझ, ये देखो या तो ये होगा या तो ये होगा या तो दोनों हो जाएगा, कब उल्लंघन करेगा तो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? दोनों में से कोई एक होगा। आगे आपका, अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस लेकर के फंदा, हथियार, वाहन और कोई भी औजार लेकर के घूम रहा है तो ऐसा माना जाता है कि वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये औजार तो सही नहीं है। तो उस कंडीशन में लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और ये सारे सामान उसके राजसात कर लिए जाते हैं, पूरा उससे ले लिया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेता है। इसके अलावा पशु का व्यापार, ठीक है, पशु का व्यापार करता है, वन क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो पशु हैं उनके मांस को उपभोग करता है या फिर बेचता है, या फिर ट्रॉफी बनाता है, या फिर सजावट में उपयोग करता है। ठीक है, अमरीश पुरी की पिक्चरों में आपने देखा होगा कि चीता तेंदुआ का जो खाल है और सर है वो
सीढ़ी के ऊपर में टंगा रहता था, तो ऐसा सजावट को प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक है, इसका डिटेल जो है आपको यहाँ नीचे इंग्लिश में दिखाई दे रहा है। लाइसेंस वायोलेशन 3 इयर्स जेल होगा या फिर 25,000 रुपीज़ का इसको पेनल्टी लगेगा। अब हंटिंग मीट ट्रॉफी 3 to 7 इयर्स इसका जेल रहेगा। ठीक है, बाकी आप चीज़ें इसको कवर कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है अध्याय 6, प्राधिकरण और लोक सेवक के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए प्राधिकरण और लोक सेवक जब एक्शन लेते हैं, ठीक है, जब वो एक्शन लेते हैं तो वहाँ पे ये हो सकता है, जैसे मान के चलिए ये एक व्यक्ति है, ये बदमाश है, ठीक है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले रही है। ठीक है, गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, लेकिन यहाँ पे जो अधिकारी हैं जब ये एक्शन लेंगे तो ये हो सकता है कि ये इनके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले। ठीक है, हिडन एक्शन ले, या फिर अपनी टीम बना करके इन पर हमला कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सद्भावपूर्ण कार्यवाही का संरक्षण प्रदान करने की बात की गई है। जब ये अधिकारी एक्शन लेने जाएंगे तो इनके साथ में लोकल पुलिस का भी सपोर्ट इनको रहेगा। ठीक है, और जो भी कार्यवाहियां होंगी वो सद्भावपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नोडल अभिकरण की नियुक्ति यहां पर की जाएगी। ठीक है, नोडल अभिकरण एजेंसी है। आगे आपका है केंद्र की निर्देश जारी करने की शक्ति। ठीक है, निर्देश एक होता है निर्देश, ठीक, ये होता है ऑर्डर, ये होता है डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर डायरेक्शन थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, निर्देश। ठीक है, केंद्र की निर्देश जारी करने की शक्ति होगी, यानी सेंट्रल भी आपका निर्देश जारी कर सकता है। आगे आपका अधिनियम का अल्पीकरण ना होना। अधिनियम बन गया भैया तो इसमें संशोधन करके कुछ चीज ऐड कर सकते हो, रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए अल्पीकरण ना होना। आगे आपका नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, नियम बनाने की शक्ति किसको होगी, राज्य सरकार को होगी। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। अब है आपका 2007 का एक्ट खत्म हो गया, अब आ रहा है आपका 2012 का एक्ट, परंपरागत वन निवासी नियम 2012। ये संशोधन किया गया है, उसमें कुछ चीजों को ऐड किया गया है। अब देखिए क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं। पहला है आपका वन समिति। वन समिति की जब बैठक होती थी तो पहले उसमें जो कोरम होता था वो 1/3 होता था। कोरम क्या होता है, मिनिमम सदस्य संख्या जिससे बैठक प्रारंभ हो सके। ठीक है, जिससे बैठक वन समिति में, देखिए कुछ मेंबर से मिल करके वन समिति बनेगी। ठीक है, कितने मेंबर्स हैं उसका हमको 1/3 पहले लेना पड़ता था। अगर 1/3 है, जैसे मान चलो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, 6 लोग, तो 6 का 1/3 निकालोगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब 2 लोग अगर रहते थे तो मीटिंग स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन अब ये 1/3 को काट करके 2/3 कर दिया गया है। ठीक है, 2/3 कर दिया गया है, यानी कि अब क्या कर दिया गया समझिएगा, अभी भी 6 लोग हैं मान के चलो समिति में, तो अब इसका 2/3 करेंगे आप, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4, यानी अब 4 लोग रहेंगे तो ही मीटिंग आपकी स्टार्ट होने वाली होगी। ठीक है, इसे कहा जाता है कोरम, और हिंदी में इसे कहा जाता है गणपूर्ति। ठीक है, आगे देखते हैं स्थानीय परिवहन। देखिए पहले जब जो भी उत्पाद निकलता था, वन उत्पाद निकलता था, गौण वन उत्पाद, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है हम गवर्नमेंट की गाड़ी से कराते थे, लेकिन यहां पर स्थानीय परिवहन यानी लोकल ट्रांसपोर्ट को भी महत्व दिया गया है गौण वन उत्पाद के स्थानांतरण में। ठीक है, इसको शामिल किया गया है। तीसरा आपका आजीविका आवश्यकता। प्रश्न पूछ सकता है मेंस में कि आजीविका आवश्यकता से आप क्या समझते हैं। वन क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो वनवासी हैं, ठीक है, वो अपने जीवन यापन के लिए वन क्षेत्र के भीतर जो उपलब्ध उनके पास में क्या है, संसाधन है, ठीक है, उस संसाधनों को वो उपभोग कर सकते हैं, व्यय कर सकते हैं, और इस प्रकार से अपनी आजीविका की आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं। यानी ऐसी आवश्यकता जिससे उनकी आजीविका चल सकती है, आजीविका आवश्यकता कहलाती है। सामुदायिक वन संसाधन सुरक्षा, पुनरुद्धार एवं संधारण। ठीक है, सामुदायिक वन संसाधन
आपका वन संसाधन की सुरक्षा, उनका पुनरुद्धार करना है और क्या करना है, संधारण करना है। संधारण जो है एक वर्ड से बना है जिसको हम बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र जो है ये आप जब साइंस में जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो संधारित्र मतलब क्या है, इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, चार्ज को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, राइट, चार्ज एक जगह इकट्ठा किया जाता है। तो उसी प्रकार संधारण मतलब ये है कि वन क्षेत्र के भीतर जो भी आपके उत्पाद हुए, ठीक है, वनोत्पाद हैं, उसका हमको क्या करना है, उसको बचा के रखना है, स्टोर करके रखना है। बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, जो चार्ज है ना वो स्टोर होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको बचा कर रखना है, स्टोर करके रखना है। तो ये इंग्लिश में पॉइंट्स यहाँ पे दी हुई हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि CGPSC प्रीलिम्स का एक टेस्ट सीरीज हम लेकर के हैं, जिसमें टोटल 37 टेस्ट होंगे। ये 3 मॉड्यूल में होगा। मॉड्यूल 1 यहाँ सामने दिख रहा है कि 3 जुलाई से स्टार्ट होकर के हमारा 9 अक्टूबर तक का ये मॉड्यूल 1 चलेगा, जिसमें अलग अलग डेट पे आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की टेस्ट मिल जाएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमसे कांटेक्ट करके इसका PDF फॉर्म पे आप डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में मैं बताना चाहूँगा कि मॉड्यूल 2 जो है आपका 16 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, जो कि इसमें टोटल 7 पेपर्स होंगे। 16 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें भी इंडिविजुअल्स आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन वहीं पर मॉड्यूल 3 में टोटल 15 पेपर होंगे, 1 से लेकर के 15 तक का, और जो कि 4 दिसंबर से स्टार्ट है, 4 दिसंबर से लेकर के 5 फरवरी तक चलेगा, ठीक है। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि इसमें जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है, इस संपूर्ण छत्तीसगढ़ के साथ साथ आपको इंडियन GS भी इसमें हमने ऐड किया है, ठीक है। पहले संपूर्ण छत्तीसगढ़ था, लेकिन अभी क्या है, हमने इसमें कंप्लीट इंडियन GS को भी ऐड कर दिया है। तो जनरल स्टडीज यानी कि पेपर 1 जो जैसा आता है CGPSC में, उस बेस पे रहेगा, ठीक है। यहां मैं बताना चाहूंगा पेपर 2, पेपर 3, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 8, पेपर 9, ये कैसा है समझिएगा। जैसे पेपर 5, 6 लेते हैं तो पेपर 5 में आपका कंप्लीट GS आएगा, जिसमें इंडिया छत्तीसगढ़, और पेपर 6 में CSAT आएगा। वैसे यहाँ पे कंप्लीट GS पेपर 2 में, पेपर 3 CSAT, यहाँ पर आपका पेपर 8 में कंप्लीट इंडियन GS और आपका CSAT पेपर नंबर 9 में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने मॉड्यूल जो है प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। इंडियन GS को भी इसमें शामिल किया गया है। मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि हमारी 1 अगस्त 2022 से, ठीक है, 1 अगस्त 2022 से हम नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हम सेपरेट बैच रखेंगे। वो रहेगा UPSC और CGPSC की बैच, ठीक है। इसमें हम मेंस, प्रीलिम्स और सेपरेट बैच रख सकते हैं CGGS और एप्टीट्यूड रीजनिंग का, ठीक है। तो बैचेस हमारी बाइलिंगुअल होने वाली है। इसके साथ ही साथ हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम ऑफलाइन पर करंटली वर्क कर रहे हैं और ऑनलाइन मोड भी आपका जल्द से जल्द आने वाला है। तो यहाँ पर आकर के मैं अपना वीडियो लेक्चर एंड करना चाहूँगा। आपने जो अधिनियम पढ़ा, आई होप वो वीडियो देख करके आपको काफ़ी मजा आया होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, ठीक है। उसमें जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसमें 30 वर्ड, 60 वर्ड और 100 वर्ड तक के क्वेश्चन उसमें आराम से आ सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे सिविल माइंड्स एकेडमी का जो YouTube लेक्चर है उसे आप लाइक करेंगे, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और डेली अपडेट्स के लिए डेली करंट अफेयर की वीडियो को भी अटेंड करिए। धन्यवाद, जुड़े रहिए सिविल माइंड्स एकेडमी के साथ।